ओम नमो नारायण। कुंडलिनी शक्ति, आत्मा की अवस्थाएं, स्वप्ना अवस्था। वास्तव में स्वप्न हमारे संस्कारों को बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना जगत की सहायता से फिर से प्रक्षेपित कर लेने की व्यवस्था है। यह हमारी निजी संपदा है। हम अपने भीतर फिर एक जगत को फैला लेते हैं। पूरा जगत हम निर्मित कर ले सकते हैं और यही कारण है कि स्वप्न में कभी भी पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न में यही पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूँ वह सत्य है। स्वप्न में जागने के बाद ही पता चलता है कि वह स्वप्न था। स्वप्न के भीतर पता नहीं चलता कि वह स्वप्न है। जिसको स्वप्न के भीतर पता चल जाए कि वह स्वप्न है, समझें कि स्वप्न टूट गया, क्योंकि वह पता चलने वाला जो है इनके उपस्थित होते ही अपने अपने सेल के भीतर संस्कार छिप जाते हैं। क्योंकि स्वप्न देखने वाला जाग गया, जागृति शुरू हो गई, स्वप्न की अवस्था टूट गई। स्वप्न की अवस्था का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा भीतर जो संग्रह हुआ उसे बिना इंद्रियों की और बिना जगत की सहायता से मानस पटल पर दृश्य की तरह देखना। स्वप्न हमारे चित्त की दूसरी अवस्था है जो काफ़ी गहरी है, क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमें चुनाव भी करने पड़ते हैं। समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमें सैकड़ों तरह की रुकावटें डालनी पड़ती हैं। लेकिन स्वप्न में किसी बात की रुकावट नहीं। हम उस अवस्था में मुक्त हैं। जैसा कि स्पष्ट है, इंद्रियों के बिना ही बाहर जो विराट जगत है उससे संबंधित हुए बिना ही अतीत के संबंधों के आधार पर मनुष्य अपने भीतर जो जगत निर्मित कर लेता है उस अवस्था का नाम स्वप्न है। ये दो अवस्थाएं हैं, जागृत और स्वप्न। प्रथम अवस्था में आत्मा का संबंध स्थूल शरीर से रहता है। दूसरी अवस्था में संबंध रहता है आकाशीय शरीर यानी वासना शरीर से। इसी प्रकार तीसरी अवस्था में संबंध रहता है सूक्ष्म शरीर से। जागृत अवस्था की मैंने व्याख्या की है। उसके संबंध में स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव का कहना था कि जागृत अवस्था को जागृत कहना केवल प्रतीकात्मक है, क्योंकि हमने कोई और बड़ी जागृति नहीं जानी, किसी और जागृति से हम परिचित नहीं हैं। इसीलिए इसी जागृत को जागृत समझ बैठे। हम तीनों अवस्थाओं से ही परिचित हैं। चौथी अवस्था से हम परिचित नहीं हैं, वह हमारे लिए अज्ञात है। जिस दिन हमें चौथी अवस्था का ज्ञान होगा उसी दिन हमें यह भी पता चल जाएगा कि जिसे हमने जागृत अवस्था समझा था वह भी स्वप्न और निद्रा की ही एक अवस्था है। अरविंद ने कहा है कि जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि अब तक मैं सोया हुआ था, और जब मैं वास्तविक जीवन से परिचित हुआ तो पता चला कि जिसे मैं वास्तविक जीवन समझता था अब तक वह तो मृत्यु थी। बात स्वाभाविक ही है, जिसे हम नहीं जानते उसका ख्याल नहीं हो सकता, उससे हमें कोई तुलना भी नहीं कर सकते। जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं उसे दो अवस्थाओं की तुलना में कहते हैं। हम केवल तीन अवस्थाओं से परिचित हैं, इसीलिए तीनों में यही अवस्था जागृत कही जा सकती है। जिस दिन हम चौथी अवस्था से परिचित होंगे उस दिन ये तीनों अवस्थाएं निद्रा की अवस्थाएं हो जाएंगी। उस समय ये तीनों अवस्थाएं हमारे लिए गहरी सुषुप्ति, कम गहरी सुषुप्ति और कम गहरी सुषुप्ति हो जाएंगी। ये तीनों अवस्थाएं
क्रम से नींद की ही अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब तक हम चौथी अवस्था से परिचित नहीं हैं, तब तक तो हम इसे जागृत ही समझेंगे और कहेंगे। उपनिषद के अनुसार शब्द आदि स्थूल विषय न होने पर भी जागृत अवस्था की शेष रह गई वासना के कारण मन इंद्रियों द्वारा शब्द आदि वासनाओं में विषयों को ग्रहण करता है। उस अवस्था को स्वप्न कहते हैं। उपनिषद में स्वप्न अवस्था की यह व्याख्या हजारों साल पुरानी है। विज्ञान अभी तक इस व्याख्या को पूरी नहीं कर पाया। उपनिषद हजारों साल पहले ही कह चुका है कि हम स्वप्न उसे कहते हैं इंद्रियां बंद हो गईं, आँखें बंद हो गईं, फिर भी दृश्य देखे जा सकते हैं। भले ही बाहर की ध्वनियाँ न सुनाई दें, मगर भीतर की ध्वनि सुनी जा सकती है। भले ही हाथ बाहर की वस्तु का स्पर्श कर सकने में असमर्थ हो, मगर भीतर का स्पर्श जाना जा सकता है। जागृत अवस्था में जो विषय वासना पूरी नहीं हो पाती, स्वप्न की अवस्था में वह पूर्ण हो जाती है। वास्तव में स्वप्न जागृति की पूर्ति है। इसीलिए जो व्यक्ति दिन में यानी जागृत अवस्था में पूरी तरह जी लेगा, उसे स्वप्न नहीं आएगा, स्वप्न खो जाएगा। जो भी करना है उसे पूरी तरह कर लेगा और पूरी तरह हर क्षण को जी लेगा। वह स्वप्न की अवस्था से मुक्त हो जाएगा। योगी को स्वप्न नहीं आते, क्योंकि वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। उसके लिए कुछ भी अधूरा बचता ही नहीं कि उसकी पूर्ति के लिए स्वप्न की प्रतीक्षा करनी पड़े। जागृत अवस्था में वस्तु बाहर होती है और रूप भीतर होता है। स्वप्न में वस्तु बाहर नहीं होती, लेकिन रूप भीतर होता है। यही दोनों में भेद है। स्वप्न शुद्ध आकार है, कोई वस्तु नहीं है वहाँ। जिस व्यक्ति को आप स्वप्न में देखते हैं वह बाहर मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी आकृति भीतर अवश्य मौजूद है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस आकृति का निर्माण भी इंद्रियां ही करती हैं, वह भी इंद्रियजन्य। स्वप्न में इंद्रियां किस प्रकार आकृति का निर्माण करती हैं, यह समझ लेना भी आवश्यक है। प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने अनुभवों का संग्रह किया करती हैं। आपके रंग देखने की जो स्मृतियां हैं, वे सब आपकी आँखों के पीछे संग्रहित हैं। स्वप्न में वही संग्रह काम में आता है। आँखें फिर से उन रंगों के भीतर खोल देती हैं। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, ध्वनि आदि भी संग्रहित हैं। सच पूछा जाए तो आपकी खोपड़ी के भीतर इस जगत का विशालतम संग्रह है। छोटी सी खोपड़ी में 7 करोड़ सेल्स हैं, जैसा कि बतलाया जा चुका है। प्रत्येक सेल अपने आप में एक बड़ा सा संसार संग्रहित किए हुए है। यही नहीं, अगर आपकी आत्मा ने कभी किसी समय किसी अन्य जगत अथवा लोकांतरों की यात्रा की होगी, तो वह भी आपकी खोपड़ी के किसी सेल में विद्यमान होगी। ये तमाम संग्रह आपके इसी जन्म का ही नहीं है, बल्कि यह संग्रह आपके अनंत अनंत जन्मों का है। इसीलिए स्वप्न में ऐसे भी रूप और ऐसे भी दृश्य तथा ऐसी भी घटना देख सकते हैं जो आपने इस जन्म में देखे ही नहीं होंगे, जिनसे आपकी कभी भेंट नहीं हुई, जिनका चेहरा आपने कभी नहीं देखा, जिनकी स्मृति आपको नहीं है, उसे भी स्वप्न में आप देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। पहले भाग में 2 करोड़ सेल्स हैं, दूसरे भाग में 4 करोड़ सेल्स हैं और तीसरे भाग में 1 करोड़ सेल्स हैं। इस 1 करोड़ सेल्स में से कुछ लाख सेल्स का संबंध लोकांतरों में निवास करने वाले प्राणियों से तथा कुछ लाख सेल्स का संबंध अंतरिक्ष में विचरण करने वाले विभिन्न प्रकार की आत्माओं से है। इसी के फलस्वरूप स्वप्न में कभी कभी ऐसे स्थान
और ऐसे दृश्य दिखलाई पड़ते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। कभी कभी स्वप्न में ऐसे भी जीव और ऐसे भी प्राणी दिखलाई देते हैं जो इस लोक के नहीं होते और जिन्हें देखकर भय का संचार होता है, विलक्षण अनुभव होता है। इसी भाग में कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें पिछले जन्म की तमाम स्मृतियां भरी हुई हैं। जो बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बतलाते हैं उसका कारण वे सेल्स ही हैं। दूसरे भाग में कम से कम पिछले 200 वर्ष के जीवन काल के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार पहले भाग में वर्तमान जीवन के तथा आगामी जीवन के संस्कार रहते हैं। संस्कार का अर्थ होता है आपके मस्तिष्क में जो एकत्र हो गया है। खैर, इस विषय में आगे विस्तार से चर्चा करूँगा शेष अगले भाग में।